नमस्कार, मैं नीरू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम कर रहे हैं पेपर कोड 876 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ये जो वीडियो है मैं आपके लिए हिंदी भाषा में बना रही हूं, परंतु एक और वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लेक्चर को पूरी तरह से इंग्लिश में देखना चाहते हैं। There is a separate video for those students who wish to watch the video exclusively in English. Let's begin. चलिए समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं पेपर कोड 876 जनरल अवेयरनेस सेक्शन। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है द टू रिचेस्ट इको जोन्स ऑफ इंडिया आर। ओके, भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र कौन से हैं? वो है हमारे हिमालय और विंध्य, फिर है हिमालयाज एंड ईस्टर्न घाट्स, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, और हिमालयाज एंड अरावलीज या हिमालय पर्वत और अरावली। हम किसको एक रिच इको जोन कहेंगे? किस क्षेत्र को कहेंगे? हम रिच इको जोन उस क्षेत्र को कहेंगे जहां पर काफी ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, यानी कि वहां पर फ्लोरा, जो प्लांट्स लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, उसमें बहुत सारी वैरायटी होगी। और अफ्रीका जो है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, और उसके बाद नाम आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो पूरे वर्ल्ड भर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट उन एरियाज में है जहां पर की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो ये एक रिच इको जोन है। पर इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा है वो है हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है सी। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following converts assembly language into machine language? निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में परिवर्तित करता है? आजकल एक दो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से, तो ये उसी का क्वेश्चन है। एलोगरिदम, फिर है इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 27, और 27 का आंसर है हमारा डी। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। 27 डी। क्वेश्चन नंबर 28, Which one of the following elements exhibits the greatest tendency to lose electrons? ये जो तत्व दिए गए हैं, निम्नलिखित तत्वों में से वो कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? वो है फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन या फिर जिंक। क्वेश्चन नंबर 28, और 28 के लिए हमारा आंसर है लिथियम, क्योंकि लिथियम जो है ये एक एल्कली मेटल है। ठीक है, और ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी लो आयनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खोने की जो प्रवृत्ति है वो दर्शाते हैं। तो 28 का आंसर है हमारा बी। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, डैश ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है, राइट? स्थायी सदन है, ये परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ सदस्य हैं जो कि कुछ समय के बाद आपके रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो सदस्य रिटायर होते हैं ये है 1/3, 1/4, 1/5 या 1/10। डैश ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5 या 1/10। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर इसका होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का 1/3। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो हैं वो 2 वर्षों के बाद रिटायर होते हैं। 29 आंसर है हमारा ए, 1/3। 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जिनके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये कहा गया है कि इस बॉडी का गठन होगा। जैसे जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए कहा गया है संविधान में कि इलेक्शन कमीशन होगा जो कि भारत में चुनाव करवाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Which of the following body is not a constitutional body? निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर एचपीएससी। एचपीएससी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा जो आंसर है वो है बी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक स्टैट्यूट पास हुआ जिसके अंतर्गत इस बॉडी का गठन हुआ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर है बी। बी इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको जब वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जब उनकी नियुक्ति हो रही है प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय उन्हें क्या होना चाहिए? क्या उस समय उन्हें ही नीड नॉट नेसेसरीली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ्स। जरूरी नहीं है कि नियुक्ति के समय वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हो, लेकिन 6 महीनों के अंदर अंदर उनमें उनको कम से कम एक का सदस्य होना होगा। ठीक है, सदस्य संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 है कि वो संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी में ये कहा जा रहा है, he need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months। आगे कहा गया है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये जरूरी है कि जब वो प्रधानमंत्री की उनकी नियुक्ति हो रही है तो वो एक के सदस्य जरूर हो, संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, उनको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ये हमारे 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 और आंसर है ए। जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होना उस वक्त जरूरी नहीं है, पर जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं 6 मंथ्स के भीतर भीतर आपको इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर ए, पॉलिटी का क्वेश्चन। 32 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ देम इज आर करेक्ट। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दीजिए आप और बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो जिसका मेल हमने सही नहीं बना रखा है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये एंशिएंट इंडिया से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पहला है भागदूहा टैक्स कलेक्टर, ग्रेट कंपेनियन संग्रहित्रा, ट्रेजरर अक्षवाप। ठीक है, ये कौन है सारे? ये जो राजा हुआ करता था, राजा की मदद करने के लिए 12 रत्निन होते थे। ठीक है, जो 12 रत्निन हुए लेटर वैदिक पीरियड में, ये वो हैं। जो भागदुहा था वो टैक्स कलेक्टर था, ये बिल्कुल सही है। जो ग्रेट कंपेनियन था वो संग्रहित्रा था, नहीं। जो ट्रेजरर हुआ करता था, ट्रेजरर, ठीक है, जो खजांची हुआ करता था महाराज का प्रमुख, वो संग्रहित्रा होता था, और जो ग्रेट कंपेनियन था वो अक्षवाहप था। तो कौन से 2 गलत है? हमारे सेकंड और थर्ड वाला गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आंसर है बी, 32 बी। 33 क्वेश्चन नंबर 33 मुकद्दम इन मिडीवियल इंडिया वाज द। ठीक है, मध्यकालीन जो भारत है उसमें मुकद्दम हम किसको कहते थे? मध्यकालीन भारत में मुकद्दम किसे कहते थे? विलेज हेडमैन को, गांव के मुखिया को, इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड शाही परिवार के प्रभारी को, एक छोटे से किसान को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर है हमारा ए। जो विलेज हेडमैन होता था उसको कहा जाता था मुकद्दम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 Who made English the official language of the Supreme Court? किसने अंग्रेजी भाषा को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाया? इससे पहले पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो वो कौन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बनाया? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको याद किया जाता है सती अबॉलिशन के लिए भी। ठीक है, 1829 में एक्ट पारित करके इन्होंने सती को अबॉलिश किया था, और साथ ही इन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया। क्वेश्चन नंबर 34। 35 क्वेश्चन 35 which newspaper changed to an English paper overnight to escape the Vernacular Press Act? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा स्थानीय भाषा का अखबार रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक आया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये पारित किया गया था ताकि जो क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार थे भारत में उस जमाने में, उनके ऊपर पाबंद लगाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह लगता था कि जो लोकल लैंग्वेजेस में अखबार छपते हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी जहर उगलते हैं। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था जिसके कारण बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। अब इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए काफी सारे
जो न्यूज़पेपर्स लोकल लैंग्वेजेस में थे वो कन्वर्ट हो गए थे इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो इनमें से वो कौन सा था जो रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया था? अमृत बाजार पत्रिका, गुजराती, इंदु प्रकाश या सोम प्रकाश? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। 35 का आंसर क्या है हमारा? अमृत बाजार पत्रिका। दिस इज द आंसर 35। 36 व्हाट वाज भारत धर्म महामंडल? भारत धर्म महामंडल क्या था? अब ये क्वेश्चन आया है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया से, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो भारत धर्म महामंडल क्या था? ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी एजुकेटेड ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की, शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का अखिल भारतीय संगठन, अ ग्रुप ऑन फेवर ऑफ विडो रीमैरेजेस, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक समूह, अ ग्रुप टू प्रमोट वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समूह, या फिर अ ग्रुप टू प्रमोट फेथ, चैरिटी, वर्शिप एंड प्रेयर अमंग द डिप्रेस्ड एंड डाउन ट्रॉडन, दीन और दलितों के बीच विश्वास, दान, पूजा और प्रार्थना को बढ़ावा देने के लिए एक समूह। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सब लोग सुधार नहीं चाहते थे, एक समूह ऐसा भी था और वो शिक्षित लोगों का समूह था, हिंदुओं का समूह था, जो चाहते थे कि जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे। तो इन्होंने बनाया था भारत धर्म महामंडल। 36 का आंसर है ए, ये था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। 36 ए। 37 which of the following are commercially important trees of the tropical evergreen forest? निम्न में से कौन से व्यावसायिक रूप से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के महत्वपूर्ण पेड़ हैं, यानी कि आप इनको कमर्शियली यूज कर सकते हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो कौन से पेड़ हैं? वो है हमारे एबनी, महोगनी, रोजवुड या फिर रबर। क्वेश्चन नंबर 37 और ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको पता है 100% रबर तो जरूर एक कमर्शियल ट्री है, इसकी बाकायदा प्लांटेशंस होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में ये जो सारे हैं ये कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज डी, ये हमारा आंसर है 37। 38 Which one of the following is are found in the Wells region? निम्न में से कौन सा वेल्ड क्षेत्र में पाया जाता है? दूध उत्पादन होता है वहां पर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहां पर, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग है और वुल इंडस्ट्री है। ये चार आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ओके। अब यहाँ पर ये सभी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं आपके वेल्ड रीजन में। 38 का आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ देम आर फाउंड। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 की ओर। नेलापट्टू, नेलापट्टू बर्ड सैंचुरी किस स्टेट में है? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? ये चार हमारे विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 39 ये लोकेटेड है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 39 बी, ठीक है। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है नेलापट्टू और उसके पास ये लोकेटेड है, इसीलिए इसका नाम भी नेलापट्टू बर्ड सैंचुरी। तो अगर आप पक्षी देखना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं उनको चिड़िया देखना अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे तो चिड़िया देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि अब दिखती ही कम है। तो 39 आंसर इज बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाईवेज इन इंडिया इज इनकरेक्ट? यहां पर आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं ये भारत के नेशनल हाईवेज के बारे में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां से है हमारा? ये क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से, भूगोल से। क्वेश्चन 40 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो नेशनल हाईवे 4 है वो थाने को चेन्नई से कनेक्ट करता है, ये आपका सही है। नेशनल हाईवे 5 कोलकाता को चेन्नई से, नेशनल हाईवे 6 कोलकाता को धुबले से और नेशनल हाईवे 7 दिल्ली को कन्याकुमारी से। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे 7 है वो हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है। और ये दिल्ली को कन्याकुमारी से कनेक्ट नहीं करता है, ये कनेक्ट करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है और ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर है डी। 41 tricky question. The closest capital of an Indian state to the Tropic of Cancer is? निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से वो होकर गुजरती है।
बहुत बार आप इन 8 राज्यों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देती है एसएससी कि बताइए इनमें से वो कौन सी राजधानी है जो सबसे करीब है। ठीक है, ऐजवाल, रांची, जयपुर और अगरतला। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें आंसर है रांची। ठीक है, रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है और ये सबसे करीब पड़ेगी कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है हमारा बी। 42. Who has won the 2017 Qatar Open Men's Singles Tennis Tournament? 2017 कतर ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट ये किसने जीता है? ये किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये एंडी मुरे ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है या स्टीफन एडबर्ग ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 42 मेरा आंसर है ए, ये जीता है नोवाक ने। 42 ए। 43 पुलकल्ली कहाँ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पुलकल्ली ये कहाँ का फोक डांस है? आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, केरल या फिर तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 43 ये जो फोक डांस है, ठीक है, ये कलरफुल रिक्रिएशनल फोक आर्ट है और ये केरल से है। ठीक है, इट इज फ्रॉम केरला। आंसर इज सी, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 7 सितंबर, 12 अगस्त या फिर 26 फरवरी? क्वेश्चन नंबर 44। अब ये हम मनाते हैं 29 अगस्त को। और ये हम क्यों मनाते हैं 29 अगस्त को? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपने जरूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम सुना होगा। इस दिन ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। ठीक है, 29 अगस्त को, इसलिए हम इसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बर्थडे है ध्यानचंद जी का, हॉकी प्लेयर जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। ओके, उनके लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर है हमारा ए, 29 अगस्त। 45 विक्टोरिया फॉल्स वाज डिस्कवर्ड बाय। विक्टोरिया फॉल्स डैश के द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया था? लिविंगस्टोन, बाल्बोआ, पेरी या फिर एमुंडसन? ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है हमारा इसका ए, लिविंगस्टोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका करंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। 2017 का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वो कहां हुआ था? द 2017 प्रवासी भारतीय दिवस वाज होस्टेड इन, ये कहां हुआ था? बैंगलोर में, पूना में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? 2017 का प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है हमारा ए, बैंगलोर। ओके, बैंगलोर ये जनवरी के महीने में आयोजित होता है हर साल। ओके, और इस बार ये हुआ था बैंगलोर में। आंसर 46 ए। 47 What is the criteria for selecting a fuse wire? एक फ्यूज तार के चयन के लिए मापदंड क्या होता है? किस तरह की तार को आप चुनेंगे कि ये फ्यूज वायर के लिए ठीक रहेगी? उसमें उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उसकी उच्च प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, उसका या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, जो फ्यूज वायर होती है जब ज्यादा करंट पास होता है तो वो क्या होता है? वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगी जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो अप्लायंस है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो जो फ्यूज वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बी। 48 अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या हैं? ये ऑडियो आवृत्ति रेंज की तुलना में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ये साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज से ज्यादा है। ये साउंड वेव्स हैं हैविंग द फ्रीक्वेंसी लोअर देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये साउंड वेव्स हैं जिनको वैक्यूम में प्रोड्यूस किया जाता है, या ये साउंड वेव्स हैं जिनको एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा ए, ये साउंड वेव्स हैं having the frequency higher than audio frequency range। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है ए। अगला प्रश्न, इन द अर्दन पॉट कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन। फिजिक्स का क्वेश्चन कि मिट्टी के घड़े में पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है? वो ठंडा रहता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की वजह से, आउटसाइड टेम्परेचर की वजह से, विंड की वजह से, या इनमें से इन सभी की वजह से?
आपको ये तो जरूर पता होगा कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। जब आपको बहुत पसीना आया होता है तो आप देखना कुछ टाइम बाद अपने स्किन को छू कर वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बायोलॉजी का क्वेश्चन। एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, एक खाद्य भूमिगत तना डैश है। इनमें से कौन सा एक खाद्य भूमिगत तना है? अदरक या फिर शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं, शुगर केन गन्ना, या फिर रेडिश मूली। क्वेश्चन नंबर 50, जिंजर, ठीक है। जो जिंजर अदरक है जिसका काफी प्रयोग होता है सब्जियों में, चाय में, वो एक खाद्य भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है हमारा ए। ये वीडियो प्रेजेंटेशन जिसमें कि मैंने आपके साथ किया पेपर कोड 876 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन हिंदी मीडियम में, ये खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।